अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट बीकॉम पार्ट 2। और ये मोटिवेशन वाला आई थिंक हमने पूरा पढ़ लिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ज़रा मुझे कंफर्म कीजिएगा लास्ट टाइम हमने क्या शुरू किया था इसमें। ठीक है, दूसरा निकाल लेता हूँ। इस पीसी ट्रूमैन कोचिंग सेंटर बीकॉम पार्ट 2। कितने फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं यार। अच्छा, अच्छा, फिर शुरू क्या किया था ये भी ज़रा बता दिएगा, थोड़ा और आसानी हो जाएगी ढूंढने में। अच्छा, न्यू होगा स्टार्ट, ओके। ठीक है, फिर था तो मैं 6 नंबर स्टार्ट करना है। 5, 6, 2, 3, 4, 5। अच्छा जी, आप जैसा कि आप लोगों ने बताया, हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, हमें नया शुरू करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो नेम ऑफ द चैप्टर अभी आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आई होप आपको नजर आ गया। पर्सनल एंड स्टाफिंग। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पर्सनल एंड स्टाफिंग। एक लफ्ज होता है पर्सनल, वो लफ्ज और इस लफ्ज में बहुत फर्क है, ठीक है ना। जी जी, आज क्योंकि मैनेजमेंट का ही दिन है, मैनेजमेंट का एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पर्सनल एंड स्टाफिंग। तो आपको बता रहा था कि एक लफ्ज होता है पर्सनल। पर्सनल कहते हैं जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली पर्सनल का मतलब क्या होता है। पर्सनल का मतलब होता है एनी एम्प्लॉय हु इज बीइंग हायर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एम्प्लॉय जिसको रख लिया गया है नौकरी पर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में। यानी कि पर्सनल किसे कहते हैं, एम्प्लॉय को कहते हैं पर्सनल। अब एम्प्लॉय की काइंड्स होती हैं। मिसाल के तौर पर, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ कोचिंग सेंटर, ठीक है। अब मैं ट्रूमन कोचिंग सेंटर का एम्प्लॉय हूँ। कोचिंग सेंटर इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? जब ये किसी टीचर को हायर कर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट, जब ये किसी को रखते हैं, ये ट्रूमन की मैं मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि आप सब ट्रूमन से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं जनरली कोई भी छोटा जा रहा है, स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, कुछ भी, ये हायर करते हैं, कोई लिखत पढ़त कोई मुआहदा नहीं हुआ, ठीक है ना। बस, हाँ जी, ये चीज़ है, ये आप सीवी वगैरह देख लियो ना, हाँ भाई बंदा पढ़ा लिखा है, इंटरव्यू ले लिया, एक बार चेक कर लिया, हाँ भाई कल से आ जाओ, ठीक है। एक आम बंदे का किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है वो बता रहा हूँ। अब बाद में जो फेमस लोगों को हायर किया जाता है या एक्सपीरियंस लोगों को, उनकी कहानी कोचिंग में अलग होती है, वो तो नाम से ही पहचाने जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ट्रूमन में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं हूँ या इमरान खान साहब हैं जो आपको पढ़ाते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर में आप जाकर हमारा नाम लेंगे ना, पहचान जाएंगे मतलब। क्यों? क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री हमें पूरी जानती है, पूरा कराची, आप कोरंगी चले जाएं, आप खलील चले जाएं, आप गुलशन जौहर, कहीं पे भी कोचिंग में खड़े होकर आप नाम लेंगे ना, तो वहाँ का स्टाफ हमें जानता होगा, ठीक है ना। तो वर्क के साथ साथ ऐसा हो जाता है।
अब ट्रूमैन में जब नहीं था तो उस वक्त भी, क्योंकि मैं अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखता था, तो सर एजाज को ज़रूरत थी, उन्होंने 2-4 चैनल घुमाए। उनको किसी ने कहा कि फलां टीचर से बात कर लो, शायद आ जाए। तो सर ने मुझसे बात की तो मैं, अच्छा खैर हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ, ज़बानी कलामी सब कुछ। मतलब आवाज़ आएगी, ज़बानी कलामी जो है मुआहदा हो सकता है, लेकिन वो पर्सनल नहीं कहलाऊंगा। अब मैं सुबह, मेरी गवर्नमेंट मेरी सर्विस है, वहाँ पे मैंने मुझे बाकायदा स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट भरवाया गया, मेडिकल भी है मेरा, मेरी क्या सैलरी बढ़ती है, हर चीज़ उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह डिटेल में लिखी हुई है। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? ये मैं पर्सनल हूँ एक बैंक का, ठीक है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जबकि मैं पर्सनल नहीं हूँ कोचिंग का। पर्सनल किसे कहते हैं? एक फॉर्मल इदारे में जिस बंदे को जॉब पर रखा जाता है, फॉर्मल इदारे में, वो क्या होता है? वो फॉर्मल होता है। अगर इनफॉर्मल इदारे में जो बंदे को रखा जाए वो पर्सनल नहीं कहलाता, ठीक है ना। तो अच्छा जी, हो गया। अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? पर्सनल आपके समझ में आई होगा, आई होप। स्टाफिंग, अब इन लोगों को जॉब पर रखना, स्टाफिंग किसे कहते हैं? जॉब पर रखने को कहते हैं स्टाफिंग। एक छोटे इदारे में जब किसी को जॉब पर रखा जा रहा होता है, 2 मिनट रुको ना, मैं लगवा लूंगा अपनी मेरी क्लास खत्म हो गई। एक छोटे इदारे में जब किसी को जॉब पर रखा जा रहा होता है तो उसमें क्या होता है? भाई कल से आ जाना, बात खत्म हो गई। लेकिन जब किसी बड़े इदारे में किसी को जॉब पर रखा जा रहा होता है तो उसके थ्रू प्रॉपर चैनल है, एक पूरा प्रोसेस से गुजर कर उसको जॉब पर रखा जाता है। उस प्रोसेस का नाम है स्टाफिंग। जिस प्रोसेस से गुजर कर उसे रखा जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है जी? उस प्रोसेस का नाम है स्टाफिंग। अब देखें, ये कुछ ईयर्स में, ये मैंने 2014 तक ही चेक किया था, उसके बाद मैंने चेक ही नहीं किया था। तो 2010, 11, 12, 13 में ये आया हो, ठीक है जी। शुरू करते हैं सवाल। व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय ओरिएंटेशन इन ट्रेनिंग, ये सबसे पहला सवाल। जब किसी को जॉब पर रख लिया जाता है, जब किसी को जॉब पर रख लिया जाता है तो किसी भी बड़े दायरे के अंदर उनकी ओरिएंटेशन होती है, यानी कि ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि उनको इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इंट्रोडक्शन व्हाट? इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फीचर्स, ठीक है ना। Orientation is the process of introducing a newcomer to the organization he has joined. Orientation क्या होता है? Process होता है of introducing newcomer to the organization he has joined. Through orientation, the manager is going to provide the necessary information to subordinates for intelligent action. Orientation एक ऐसा process होता है कि जिसके जरिए जो इंट्रोड्यूस कराया जाता है न्यू कमर्स को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है ना, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंफॉर्मेशन। ओके, तो बारिश के बाद होता है कुछ दिन नेट जो है ना वो तंग बहरहाल करता ही। होप इट विल गेट बेटर इंशाल्लाह आफ्टर एवरी डे, हर दिन इंशाल्लाह बेहतर होगा। ओके, तो जो न्यू कमर होते हैं उनको इंट्रोडक्शन दिया जाता है इदारे के बारे में,
मैनेजर इज गोइंग टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द सबऑर्डिनेट्स फॉर इंटेलिजेंट एक्शन। तमाम जो नए बंदे होते हैं, जो आ रहे होते हैं, उनको तमाम मालूमात दी जाती है ताकि वो बेहतर फैसले कर सकें। द सबऑर्डिनेट्स आर ब्रीफ्ड ऑन बोथ इमीडिएट एंड कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज एक्टिविटीज। उसी वक्त इदारा को किस किस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, क्या क्या काम कर रहा है, और आने वाले वक्तों में उसने क्या क्या काम करना है, ये तमाम चीज़ें उन्हें बताई जाती। मौजूदा क्या कर रहा है वो भी बताया जाता है, और आने वाले वक्तों में वो क्या क्या इदारा क्या क्या करने वाला है, वो सारी बातें भी उन्हें बताई जाती हैं। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि आने वाले हर पार्टिसिपेंट को, आने वाले हर कैंडिडेट को, एम्प्लॉय को वो तमाम बातें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि जो उसकी फलाह बहबूद के लिए और उसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है। सही है जी। और फिर वो मोटिवेट भी होता है कि जब वो पिछले बंदों के बारे में उसको बताते हैं कि ये बंदा आया था, और ये बंदा जब आया था तो इस पोजीशन पर था, और आज ये बंदा इस पोजीशन पर है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा जी। It is up to the superior manager to determine what information is essential for good performance and how it will be transmitted. ये essential होता है मैनेजर, सुपीरियर मैनेजर्स के लिए कि वो ये भी लगा रहा है, वो लगा रहा है। अच्छा। तो ये उन्होंने डिटरमिन करना होता है कि जो हमारा जूनियर स्टाफ आ रहा है, हमें इन्हें क्या क्या मालूमात देनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या इनके लिए इसी वक्त ज़रूरी है। ठीक है। The following steps of subjects, the following types of subjects are covered in an orientation program. इसमें कुछ बताया गया है कि ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं जब पढ़ाया जा रहा होता है। क्या क्या, आइए देखते हैं। कंपनी हिस्ट्री, प्रोडक्ट्स एंड मेजर ऑपरेशंस। कंपनी की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही होती है, प्रोडक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते हैं, और मेजर ऑपरेशंस पढ़ाए जाते हैं। कंपनी की हिस्ट्री हो गई, क्या क्या सामान बेचते हैं, क्या किस तरीके से काम होता है, यानी कि इसका मतलब ये जनरल कंपनी पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। सुबह इतने बजे आना है, शाम को इतने बजे आप जाएंगे, ये ड्रेसिंग होनी चाहिए, यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें इसमें बताई जाती हैं। ठीक है जी। रिलेशंस बिटवीन फोरमैन एंड द पर्सनल डिपार्टमेंट। इसमें रिलेशन बताए जाते हैं फोरमैन और पर्सनल डिपार्टमेंट के, कि भाई आप जो काम करेंगे और एचआर डिपार्टमेंट जो, दोनों के आपस में क्या रिलेशंस हैं, किस तरीके से हम आपको देख रहे होंगे, किस तरीके से हम आपकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे होंगे, कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि आप सही काम कर रहे हैं या सही काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग वेजेस एंड पेमेंट, आवर्स ऑफ वर्क एंड ओवर टाइम etc। इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेज एंड पेमेंट, किस तरीके से सैलरी दी जाएगी, व्हाट्सएवर, आवर्स ऑफ वर्क क्या होंगे, ओवर टाइम वगैरह क्या होगा, तमाम बातें भी इसमें बताई जाती हैं। इकोनॉमिक एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज अवेलेबल। क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्या आपको रिक्रिएशनल सर्विसेज हैं, किस तरह से आपको घुमाया फिराया जाएगा व्हाट्सएवर, क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, तमाम बातें भी इसमें बताई जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। प्रमोशन होने के कितने चांसेस होते हैं, ट्रांसफ़र होने के चांसेस कितने होते हैं, ये भी इसके अंदर बताया जाता है। जॉब स्टेबलाइजेशन एंड सजेशन सिस्टम, कि आपकी जॉब स्टेबल कैसे रहेगी, और सजेशन सिस्टम यानी फ़ायदे कौन कौन से आपको हो सकते हैं, किस तरीके से आप ज़्यादा मज़ीद जो है वो डेवलप हो सकते हैं। ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है, ओरिएंटेशन के बाद बारी आती है ट्रेनिंग की।
ट्रेनिंग मुख्तलिफ किस्म की होती है। मोस्ट कॉमन जो है वो थोड़ा सा बताते हैं आपको, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अगर आपको लेना है। नंबर 1, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपकी जॉब भी शुरू हो गई और आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है। जॉब एंड ट्रेनिंग बोथ आर वर्किंग टुगेदर। अक्सर और बेशतर इदारों में इसी तरह होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर इदारा जो है उसी तरह काम कर रहा होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग सेक्टर में मैंने आपको बताया ना, बैंकिंग सेक्टर में जॉब पर रखते हैं, फिर उसको बताते हैं कि ऐसे कैश लेंगे, ऐसे बिल लेंगे, ऐसे ये फॉर्म होता है अकाउंट ओपनिंग, उसको कैसे भरेंगे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें हमको बताई जाती है वन बाय वन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग फॉर द जॉब, जॉब के लिए ट्रेनिंग। भाई जॉब के लिए ट्रेनिंग क्या मतलब? जॉब के लिए ट्रेनिंग का मतलब ये है कि अभी आपकी जॉब शुरू नहीं हुई है, बल्कि पहले आपकी ट्रेनिंग होगी और आपकी ट्रेनिंग होने के बाद आपकी जॉब स्टार्ट। अगर आप उस ट्रेनिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उस ट्रेनिंग में सक्सेसफुल नहीं होते तो ना जुदाई मिली, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग किसे कहते हैं? इन दिस ट्रेनिंग, एक ये छोटी छोटी वाली, ये वाली छोटी वाली है, इसमें बड़ा साइज है। आ गया, स्क्रीन कट गई थी। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। In this training, the workers are taken through a short course under working conditions which resemble the actual shop or office. जंगी मशकों के बारे में सुना होगा, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान और दीगर लोग जो हैं वो मिलकर ये ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं। सही है। अब उन ट्रेनिंग्स का मकसद क्या होता है? उन तमाम की तमाम ट्रेनिंग्स का मकसद यही होता है कि जब ये जंग हो तो ये बिल्कुल रेडी हो, तो वही जंग वाला माहौल बनाया जाता है उनके लिए, जैसे जंग हो रही है। ठीक है, वही जंग वाला माहौल बना के फिर जो है हालात वैसे करके उसी में उनकी ट्रेनिंग होती है। तो वेस्टिबुल ट्रेनिंग उसी कहते हैं कि वही माहौल मिलता है बिल्कुल एज इट इज, जैसे आपको ऑन द जॉब मिलने वाला है और फिर उसी माहौल में आपकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन वो सब कुछ हाइपोथेटिकल होता है, जिस तरह जो गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं, जो बम इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रेनिंग में, वो सब कुछ एवं ही होता है। इसी तरह ये सब भी एवं ही होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है? दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज ट्रेडिशनल इन वेरियस ट्रेड्स, क्राफ्ट्स एंड टेक्निकल फील्ड्स where proficiency is acquired after a relatively long period of instruction by experts. ठीक है जी। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है? ये आपको रखा जाता है एज अ हेल्पर के तौर पर, और आपके ऊपर एक, यू आर अ जूनियर एंड यू विल बी हैविंग अ सीनियर,
ये स्पेशली टेक्निकल जो मामला होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि देखिए हर चीज़ आप किताब से नहीं सीख सकते। अल्टीमेटली यू विल हैव टू फॉलो अ टीचर और एन इंस्ट्रक्टर जो आपको आगाह करता है, समझाता है कि कैसे आपने काम करना है। सही है जी। तो अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग होती है ये भी बहरहाल बहुत ज़रूरी होती है। So this type of training is traditional in various trades, crafts, and technical fields, where proficiency is acquired after a relatively long period of instructions by experts. तो एक होता है after a long period of instruction by experts, experts से long period of instruction मुसलसल उनसे इंस्ट्रक्शन लेने के बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप एक सीनियर लेवल पर जाकर काम कर सकते हैं। Until and unless you will have to follow the instructions of your seniors and you will work as per the instruction. You cannot say anything from your own. You cannot do anything from your own. कुछ भी आप अपने पास से नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। Job rotation. Under this training, new employees receive both orientation and training through short periods in several departments within the organization. Under this training, new employees receive both orientation and training through short periods in several departments within the organization. कि जॉब रोटेशन क्या होती है कि जब आप एक सीनियर पोस्ट पे आपको भेजना होता है ना आने वाले वक्तों में, तो उससे पहले आपको क्या किया जाता है, एक जगह रखेंगे, जैसे 10 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 3 में रखेंगे, 4 में रखेंगे, 5 में रखेंगे, सो इस तरह हर डिपार्टमेंट में आपको फेंकेंगे, 3 महीने बाद उठाएंगे, फिर दूसरे में फेंकेंगे, 3 महीने बाद उठाएंगे, एंड इन दिस वे आपकी ट्रेनिंग बाकायदा दी जाए। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जॉब रोटेशन। Serving on committees. This can have advantages in a young manager giving a young manager a perspective of the kinds of problems faced by more important executives. ठीक है जी। सर्विंग ऑन कमिटीज, इसमें आप क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स के साथ रहते हैं और आप यू विल हैव टू फॉलो all the instructions by your manager and you will see what problems they are being facing, ठीक है ना, and then after the completion of your training you may be giving a charge of a manager and you will have to work accordingly as you have seen to your seniors whatever they were doing at the time of your training। यही इसमें बताया गया कि आप क्या करेंगे, मुसलसल अपने लोगों को देखेंगे। you this can have advantages in giving a young manager a perspective of the kind of problem faced by important executives। important executive जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सारी आपको बताई जाएंगी, आपसे जो कहा जाएगा इसको किस तरह से सॉल्व करना है, अपने तरीके से आपको कहा जाएगा कि आप इसको सॉल्व करें। Outside experience, this can enhance the development of a new manager। Civil organizations or trade organizations can provide a valuable education experience in leadership or management। तो आउटसाइड एक्सपीरियंस क्या होता है, बाहर से तजुर्बा दिलाया जाता है। जैसे सिविल इंजीनियर्स होते हैं और जो हमारे फौजी वगैरह होते हैं, उनको भी दूसरे मुल्क, अमेरिका, लंदन, कनाडा, पता नहीं कहाँ का दुनिया भर में इनको भेजा जाता है और भेजकर जो है उनसे ली जाती है, अलग अलग तरह ट्रेनिंग दी जाती है। सिविल वर्क के लिए भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे ही होता है कि उनको दूसरे मुल्कों को भेजा जाता है और दूसरे मुल्कों में भेजकर उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दिलवाई जाती है जिससे वो मज़ीद बेहतर अंदाज में काम कर सके। ठीक है, यहाँ पर ये सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। जी स्क्रीनशॉट में एक हो गया।
दूसरा स्क्रीनशॉट है। 10 नंबर के लिए सवाल काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। लास्ट वन। अगला सवाल हम शुरू करने जा रहे हैं। What do you understand by staffing? भाई आपके नजदीक स्टाफिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि आपके नजदीक स्टाफिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द हीमैन, स्टाफिंग, ये एक मैनेजमेंट साइंटिस्ट का नाम है हीमैन। Staffing function is concerned with the placement, growth, and development of all those members of the organization whose function it is to get things done through the efforts of other individuals. Hence, staffing is concerned with the following things. तो स्टाफिंग है, मैंने क्या कहा कि भैया स्टाफिंग क्या है, फंक्शन है दैट इज कंसर्न विद व्हाट, प्लेसमेंट, यानी कि किसी जगह पर बंदे को रखना, प्लेसमेंट होता है। ग्रोथ, यानी कि जिस हालत में वो उसी हालत में उसको नहीं रखना है, बल्कि उसकी हालत आपने क्या करनी है, वक्तन फवक्तन चेंज करनी है। ग्रोथ होनी चाहिए, एक ही जगह पर बंदे को रखेंगे, रखा हुआ पानी गंदा हो जाता है खुदा होता है ना, इसी तरह रोल ओवर करना है, रोल ओवर करना है बंदे को। एंड डेवलपमेंट, जाहिर है कोई भी बंदा जिस पोस्ट पर आता है उसी पोस्ट पर हमेशा रहे, ऐसा हरगिज सही नहीं होता, ठीक है ना। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन whose function is to get things done through the efforts of other individuals, और things किस तरह डन होगी, through the efforts of other individuals. Hence staffing is concerned with the following things. इसका मतलब ये कि staffing जो है वो concern किससे करता है, following things. Please take the screenshot. Number one, estimating the manpower requirement both for managerial as well as operative force. किसी भी दायरे में दो तरह की फोर्सेज होती है, एक मैनेजरियल फोर्स होती है और एक ऑपरेटिव फोर्स होती है। मैनेजरियल फोर्स हमेशा कम काम करती है, ज़्यादा तनख्वाह लेती है। ऑपरेटिव फोर्स जो होती है हमेशा ज़्यादा काम करती है और कम तनख्वाह लेती है। तो अब आप जैसा आप पढ़ेंगे वैसे ही आपको जो है नौकरी मिलेगी। अगर आप कम पढ़ेंगे तो गधे मजदूरी कहते हैं उसको, गधा मजदूरी, यानी कि मेहनत ज़्यादा उजरत कम। लेकिन अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो अब आ जाएंगे आप मोर की मजदूरी में, यानी कि ऐसा यूं चक्कर लगाया आपने नज़ाकत के साथ, लोग आपको खाने पीने को भी देंगे, आप पर जान भी निछावर करेंगे और आप वापसी आके अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और आपकी जो वैल्यू होगी उससे बहुत ज़्यादा होगी। तो अब आप फैसला करें कि गधा बनना है या मोर बनना है, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी एफर्ट्स पर, ठीक है ना। यकीन करें जब मैंने बहुत ज़्यादा जॉब्स की ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आफ्टर मैट्रिक जो है मैंने वो मैं मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया था पैसे कमाने के चक्कर में। मैट्रिक के बाद ही मुझे मैं लग गया था, तो मैंने बहुत ज़्यादा, तो मैंने जाहिर है कि शुरू में तो अजीबो गरीब किस्म की नौकरियां लगती थी ना, पढ़ाई नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन मैं सीनियर्स को देखता था अपने से कि यार ये इतनी इनकी तनख्वाहें, इतनी मराहत इनके पास है और इनको कोई इतने काम ही नहीं करने होते, ये रिलैक्स होके मतलब अपने काम को अंजाम भी देते हैं। तो पाकिस्तान नेवी में जब मैं था तो कमांडर होता है, कमांडर के ऊपर कमांडोर होता है। कमांडोर जो था, अच्छा मैं गया था सेलर सबसे छोटी पोस्ट होती है नेवी के अंदर, वो मेरा रैंक था सेलर। और मेरा जो बॉस था वो मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर कहलाता है, MCPO था। और फिर इस तरह करते करते कमांडर और फिर कमांडर भी बहुत कोई बड़ी चीज़ है। और मैं तो मेरी कोई औकात ही नहीं थी, आई वाज जस्ट इंटरमीडिएट व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान नेवी। अच्छा अब ना एक इत्तेफाक हुआ कि मेरा काम बहरहाल अकाउंट्स में था, मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट गया था, जो मेरी जॉब थी, तो मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट काम करता था। लेकिन ज़ाहिर है सलाम दो सबसे हो जाती है, और सब हुआ ये कि वहाँ पे एक रिसेप्शन भी है ना, तो रिसेप्शन है वहाँ पे, तो मैं उस रिसेप्शन पे जो बंदा बैठता था वो भी सैलरी के रैंक पे था, लेकिन उसका काम थोड़ा मुख्तलिफ था। अब वो उसने बोला मैं ज़रा फला जगह पे जा रहा हूँ, तुम थोड़ा यहाँ बैठ जाओ। मैंने ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। अब वो टिंग टोंग रिसेप्शन पे जो बंदा होता है वो टिंग टोंग बजने पर कमांडर के कमरे में जाता है, जी सर पूछता है क्या हुआ है। अब टिंग टोंग कमांडर साहब करे, हम बैठे हैं आराम से, फिर टिंग टोंग हुई, फिर टिंग टोंग 3 4 5 बार हो गई। वैसे कैमरे पे मुझे देख रहे हैं कि मैं बैठा हूँ। कमांडर साहब बाहर आ गए,
उन्होंने मुझसे पूछा, यार मैं बेल बजा रहा हूँ, तुम आए नहीं, तुम क्यों नहीं आए मेरे पास अभी तक, कब से बेल बजा रहा हूँ। मैंने बोला सर मुझे क्या पता है ये बेल बजने पर आपके पास आना, मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने उनको ऐसे बोला तो वो चुप हो गया। अच्छा मैंने भी बड़े तरीके से बोला क्योंकि मुझे डिसिप्लिन नेवी में इतना होता है कि मैं आपको बताऊं कि जो मेरा बॉस था, मेरे बॉस का जो बॉस था, जब वो आता था तो मेरा बॉस कपकपाने लगता था। अच्छा जबकि हमारे ऊपर तो हम तो एकदम रिलैक्स बैठे होते थे जब कोई भी आ जाए, क्योंकि हमने इतनी जॉब्स की नहीं होती थी, हमें उस डिसिप्लिन का अंदाजा नहीं था। वक्त गुजरा हमें भी अंदाजा होने लगा कि इनको खुश करना कितना जरूरी है, लेकिन इससे पहले हम वहां से बाहर आ गए। क्योंकि छोटी पोस्ट पे गया था ना, अगर किसी बड़ी पोस्ट पे जाता तो मैं लगा रहता। तो छोटी पोस्ट पे आप जाएंगे, अच्छा रगड़ते बहुत है, काम बहुत लेंगे, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अब एचआर का काम क्या है कि मैनेजर लेवल के बंदे कितने चाहिए और ऑपरेटिव बंदे कितने चाहिए। ऑपरेटिव बंदे ज़्यादा चाहिए होते हैं, मैनेजरियल बंदे कम चाहिए होते हैं। इफ यू वांट टू गो टू अ मैनेजरियल पोजीशन देन यू विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत से बहरहाल काम करना होगा, मेहनत से काम करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सिला भी देता है। खैर आगे बढ़ते हैं, बहुत अगर एस्टैब्लिशिंग जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, बस ये पॉइंट नंबर 2, यहीं पर आज की बात हो रही है। थोड़ा सा अभी बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2 के बड़ा है, काफी कुछ समझाने को इसमें। जॉब स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। जॉब स्पेसिफिकेशन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसकी बुनियाद पर किसी बंदे को जॉब पर रखा जाता है। मिसाल के तौर पर एक मैनेजर है, कम से कम एमबीए हो, 10 साल का एक्सपीरियंस, एमबीए हो, 10 साल का एक्सपीरियंस, सही है ना। एमबीए प्लस 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अब रखा जाएगा जॉब पर, एमबीए प्लस 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये जॉब स्पेसिफिकेशन होती है, तालीम और तजुर्बा जितना चाहिए किसी भी जॉब के लिए, वो क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शंस दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म व्हेन यू विल बी हायर्ड। आप कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं जब आपको हायर कर लिया जाएगा, ये होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, बस यहीं पर रोकते हैं, इंशाल्लाह यहीं से अगली क्लास में शुरू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।